नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा। सुखोई और मिराज विमान क्रैश हुआ। सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान क्रैश हुआ, जहां मौके पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे की जांच में वायुसेना जुटी हुई है। 3 में से 2 पायलट सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। आसमान में आग लगते हुए तेज गति से जमीन की ओर जाते हुए देखा है लोगों ने। 2 लड़ाकू विमान, जो कि मिराज और सुखोई, जहां मिराज विमान रिटर्न फ्लाइट पर आसमान में थे और पायलट ने कैलारस और पहाड़गढ़ शहर को दुर्घटना से बचाया। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे हैं। चिकित्सक दल एवं दमकल भेजे गए हैं। मौके पर विमान के अवशेष, मिराज में कितने पायलट थे, ये जानकारी अभी नहीं मिली है। दुर्घटना स्थल पर भी प्रथम दृष्टया कुछ भी पता नहीं चल रहा है। घटना की अभी तक किसी ने पुष्टि भी नहीं की है। ग्रामीणों ने एक विमान को नीचे गिरते देखा था। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना के पास 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इनमें एक विमान सुखोई 30 जबकि दूसरा विमान मिराज 2000 है। दुर्घटना के बाद दोनों विमानों में आग लग गई। ये दोनों विमान ग्वालियर एयरबेस से उड़ान इन्होंने भरी थी, लेकिन किसी कारणवश दोनों विमान आपस में टकरा गए। सूचना मिलने पर सेना के साथ स्थानीय पुलिस और बचाव दस्ते ने खोज और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तो सिंगल इंजन फाइटर प्लेन विमान का वजन 7500 किलो वजन उठाने में सक्षम है। 6000 किलोग्राम वजन के साथ 2495 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ने में सक्षम है। 59,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। ऐसी तमाम खूबियों के बावजूद आखिर यह हादसा कैसे हो गया, ये जांच का विषय है। मिराज 2125 ग्राउंड, जहां मिराज की भी अपनी खास शक्तियां हैं और इसी के बावजूद ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 सीटों वाला ये मल्टी रोल फाइटर जेट है। दुनिया के सक्षम लड़ाकू विमानों में से एक है और अभ्यास के दौरान ऐसा हादसा कैसे हो गया है, ये सबसे ज्यादा विषय बना हुआ है। तो वहीं 17,700 किलोग्राम मध्य प्रदेश के मुरैना में फिलहाल ये बड़ा हादसा हुआ है। तो एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरफोर्स एयरक्राफ्ट आपस में टकरा कर क्रैश हुए हैं। शनिवार करीब 10:15 बजे की घटना। क्रैश दोनों फाइटर जेट ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। टकराने के बाद दोनों ही विमानों के 2 अलग अलग जगह वो गिरे। मुरैना कलेक्टर के मुताबिक 3 में से 2 पायलट को बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स चीफ से बात की है। उस मामले की जांच शुरू हो गई है। सुखोई जेट में 2 और मिराज फाइटर में 1 पायलट मौजूद था। मुरैना के पास 2 पायलट मिल गए थे, जिन्हें ग्वालियर के एमएच अस्पताल लाया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक प्लेन में आसमान में ही आग लग गई थी। मुरैना के पहाड़गढ़ विकासखंड में जंगल में विमान गिरा है। 2 लड़ाकू मिराज विमान रिटर्न फ्लाइट पर आसमान में थे। पायलट ने कैलारस और पहाड़गढ़ शहर को दुर्घटना से बचाया है। तो देखिए, वायुसेना के 2 फाइटर विमान क्रैश हुए हैं। बड़ा यह हादसा हुआ है और सोचने का विषय ये है कि ये फाइटर प्लेन्स थे और ये अपने आप में खूबी जो है रखते थे। और जहां आपको बताएं, सुखोई 30 की अगर खासियत, तो सुखोई 30 चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। 2 सीटों वाला ये मल्टी रोल फाइटर जेट है। दुनिया के सक्षम लड़ाकू विमानों में से ये एक है। और सुखोई 30 में सैटर्न L-31FL और इसी के साथ 17,700 किलोग्राम वजन लेकर उड़ने में ये सक्षम है। 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। अधिकतम 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान ये भर सकता है। बावजूद ये विमानों में आखिर क्या हुआ ऐसा, क्या ये टेक्निकल फॉल्ट था या फिर क्या इसके पीछे की वजह थी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से भी कोई ब्रीफ नहीं किया गया है इस पूरे मामले को कि आखिर कैसे ये दुर्घटना हुई है, क्योंकि अभी ये पूरा मामला जो है जांच का विषय बना हुआ है और पायलट्स की जान प्राथमिकता में रखी गई है। 6000 किलोग्राम वजन के साथ 2495 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ने में सक्षम, 59,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है मिराज 2000, जहां 125 राउंड गोलियां प्रति मिनट दागता है। ये मिराज 2000 फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। एक साथ हवा से जमीन और हवा से हवा में ही मार करने में सक्षम है। मिराज 2000 लड़ाकू विमान ने कारगिल युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा, जहां लड़ाकू विमान का
निर्माण फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट ने किया है। तो ये लगातार जांच का विषय है कि आखिर ये फाइटर जेट्स किस तरीके से हादसे का शिकार हुए हैं, क्या इसके पीछे की वजह रही है, क्या टेक्निकल कोई फॉल्ट था या कोई ह्यूमन एरर सामने आया है इस पूरे हादसे पर। ये इसको लेकर अब जांच की जा रही है। 2 पायलट्स को आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, 2 पायलट्स को सकुशल बरामद कर लिया गया है। एक फिलहाल अभी क्या स्थिति है कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है और अभी क्योंकि वायुसेना का ये पूरा मामला है, वायुसेना इसको लेकर जांच भी करेगी कि आखिर ये हादसा कैसे हो गया है और इसी के साथ साथ कितने लोग उसमें बैठे हुए थे, इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मालासेरी मंदिर पहुंचकर भगवान देवनारायण की पूजा की। साथ ही पीएम मोदी ने आसीन विधानसभा क्षेत्र के मलासेरी गांव में श्री देवनारायण जी के 1111वें अवतरण दिवस समारोह में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया वो विकास का रास्ता है। आज देश उसी राह पर चल रहा है जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है। आज देश उनको लेकर चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी बातें कि किस तरीके से मुफ्त राशन मिल रहा है, भारत संभावनाओं की अभिव्यक्ति है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। भारत को तोड़ने की कोशिश हुई लेकिन भारत अडिग है, देश को कोई ताकत तोड़ नहीं सकती है। बीते 8-9 वर्षों से देश समाज के हर उस वर्ग को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है। वंचितों को वरीयता, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। आप याद करिए, राशन मिलेगा या नहीं, कितना मिलेगा, ये गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती थी। आज हर लाभार्थी को पूरा राशन मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। बीते 3.5 वर्षों के भीतर देश में जो प्रयास हुए हैं उसकी वजह से अब 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुक लगा है। सिंचाई की पारंपरिक योजनाओं का विस्तार हो या फिर नई तकनीक के सिंचाई, किसान को आज हर संभव मदद दी जा रही है। छोटा किसान जो कभी सरकारी मदद के लिए तरसता था, उसे भी पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि से सीधी मदद मिल रही है। यहां राजस्थान में भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। साथियों, भगवान देवनारायण ने गौ सेवा को समाज सेवा का, समाज के सशक्तिकरण का माध्यम बनाया था। देश में करोड़ों पशुओं के मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। देश में पहली बार गौ कल्याण के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से वैज्ञानिक तरीकों से पशुपालन को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जा रहा है। पशुधन हमारी परंपरा, हमारी आस्था का ही नहीं, बल्कि हमारे ग्रामीण अर्थतंत्र का भी मजबूत हिस्सा।
लखनऊ से अब खबर, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। 25 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। गन्ना और चीनी उद्योग विभाग के प्रस्ताव इसमें शामिल हैं। गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य घोषित हो सकता है। 5 कालिदास मार्ग पर शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक, शाम 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो महत्वपूर्ण ये बैठकें होंगी। इन बैठकों के जरिए कई अहम प्रस्तावों पर मंथन किया जाएगा और इन प्रस्तावों पर मोहर लगने की भी संभावना है। आज गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य भी घोषित हो सकते हैं इस दौरान। तो 5 कालिदास मार्ग पर यानी कि सीएम आवास पर शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या जानकारी? देखिए, बड़ी ये बैठकें हैं, इन बैठकों में क्या प्राथमिकता रहेगी सरकार की? बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 और महत्वपूर्ण बैठकें करने वाले हैं। हालांकि उनकी एक बैठक उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ थी, जो कि वित्त विभाग को लेकर थी, वो संपन्न हो चुकी है। और 2 और बैठकें हैं, जिसमें बड़ी बैठक है मंत्रिपरिषद को लेकर, जिसमें उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होगी, जिसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। अगर इसमें हम देखें तो गन्ना विभाग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है, जिसमें राज्य स्तरीय गन्ना जो मूल्य है उसको घोषित किया जा सकता है। सीरा नीति 2023 घोषित की जा सकती है। साथ ही साथ वन विभाग, पीडब्ल्यूडी और माध्यमिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। हालांकि इनकी संख्या करीब 2 दर्जन है। इन प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे, जिसके बाद कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से अपने लक्ष्य लेकर चल रही है कि निर्धारित तय समय सीमा में चीजों को पूरा किया जाए, उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों को लाया जाता है। उसी दिशा में आज भी 2 दर्जन प्रस्ताव यूपी कैबिनेट की बैठक में आएंगे। अगर इन प्रस्तावों को आज मंजूरी मिलती है तो इनका इंप्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा। हालांकि दूसरी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 और उसके पहले होने वाले निकाय चुनाव को लेकर अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसमें कई एजेंडे और कई जो लक्ष्य हैं रणनीति के साथ तय किए गए हैं। उनका इंप्लीमेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट सत्र भी होना है, तो वो भी कभी भी बुलाया जा सकता है, जिसको लेकर मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा होगी। कोशिश होगी कि जो पुराना बजट है वो पूरी तरीके से खर्च किया जाए, जो योजनाएं लंबित हैं उनको पूरा किया जाए, मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की जाए, उनके विभाग के जो लक्ष्य हैं वो पूरे किए जाएं, और जो निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया है, जो सीमा निर्धारित की गई है, उस समय सीमा के अंदर चीजों को पूरा कर दिया जाए। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। और सीधे तौर पर कोशिश होगी कि मंत्रियों को निर्देशित किया जाए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकार आपके द्वार अभियान चलाया गया था, उस तरीके का अभियान दोबारा से चले, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक लगातार चलता रहे। और कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि वो मुद्दे जिनको विपक्ष लगातार उठाने की कोशिश कर रहा है, उनको मंत्रियों के माध्यम से उन चीजों को पूरा कर दिया जाए, उन सवालों के जवाब काम के जरिए पूरे किए जाएं, ये कोशिश होगी। तो इन बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये बैठक 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर करने वाले हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये दोनों महत्वपूर्ण बैठकें हैं, जो कि शाम 4 और शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होनी है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आगे के लिए रोड मैप तैयार इन बैठकों के जरिए किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपको तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे लखनऊ से अगली खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, जहां सीएम योगी ने सनातन को राष्ट्रीय धर्म बताया है। सनातन भारत का राष्ट्रीय धर्म है। राष्ट्रीय धर्म से देश सुरक्षित, दोबारा धार्मिक स्थलों की स्थापना होनी चाहिए। 500 साल बाद भव्य राम मंदिर बन रहा है। राजस्थान के जालौर में एक कार्यक्रम में सीएम योगी बोले हैं, जहां उन्होंने कहा है कि निजी स्वार्थ के ऊपर है राष्ट्रीय धर्म। राष्ट्रीय मंदिर के रूप में बन रहा है राम मंदिर। हमारे धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया गया है। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो,
हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य का ब्राह्मणों के बाद संतों पर अब विवादित बोल। जहां मेरा सिर काटने की बात करने वाले क्या आतंकवादी नहीं, अगर किसी और धर्म का कोई व्यक्ति कहता तो उसे आतंकवादी करार दिया जाता। महंत मेरा सिर काटने की बात कर रहे तो क्या वे आतंकवादी और कसाई नहीं। दरअसल रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ है कि पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण समाज के बाद संतों, महंत और धर्माचार्यों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। उनका कहना है कि अगर संत, महंत और धर्माचार्य मेरा सिर काटने की बात कर रहे हैं तो क्या वे आतंकवादी और कसाई नहीं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा है कि अगर किसी और धर्म का कोई व्यक्ति किसी का सिर काटने या किसी की जीभ काटने की बात करता है तो उसे आतंकवादी करार दिया जाता है। अगर महंत मेरा सिर काटने और मेरी जीभ काटने की बात कर रहे हैं तो क्या वे आतंकवादी और कसाई नहीं हैं। गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी की थी। प्रदेश में हो रहे विरोध के सवाल पर स्वामी प्रसाद ने कहा था कि सिर्फ जाति विशेष के लोगों के द्वारा ही उनका विरोध किया जा रहा है। पंडे पुजारियों और अपने धंधे पर कतरा दिखाई दे रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए किस तरीके से ये विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके की टिप्पणी कर दी है जहां उन्होंने महंत की तुलना आतंकवाद से कर दी है, लेकिन उन्होंने अपने बयान को लेकर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, बल्कि वो अपने बयान पर अभी भी अड़िग हैं। दूसरा बयान है जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को जोड़कर देखें तो ये पूरा चलिए, शायद नीलेश से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा से कोशिश करते हैं साधने की। तो महंत परमहंस दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत महंत जी आपका। देखिए किस तरीके से विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बाद एक सामने आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि किस तरीके से महंत की तरफ से जो जिक्र किया गया कि सिर काट दिया जाए, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि क्या वो अब आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं वो। क्या रिएक्शन इस पर आपका? चलिए, शायद उनसे भी संपर्क नहीं हो रहा है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेहद ही ज्यादा विवादित ये पूरा बयान है। नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए किस तरीके का ये बयान समझा जा रहा है और ये बयान आगे कितनी और खलबली मचा सकता है? देखिए, बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आया है, क्योंकि इससे पहले रामचरितमानस के कई छंदों और चौपाइयों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े किए थे। अब दूसरी बार साधु संतों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान जारी किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेतुका बयान जारी करते हुए कहा कि अगर साधु संत मेरा गला काटने की बात करते हैं तो क्या वो आतंकवादी नहीं है। अगर कोई दूसरे धर्म के लोग जो है इस तरीके की बात करते हैं तो उनको आतंकवादी घोषित करके गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो है हिंसा फैलाने वाले लोगों की तुलना साधु संतों से स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार से फिर भूचाल नजर आ रहा है। दूसरी ओर अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वो भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद उन्होंने पलटवार किया है। तमाम जो हिंदूवादी संगठन है वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद जो है उनमें भी हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर पुतला फूंकने की तैयारी है, क्योंकि जब रामचरितमानस को लेकर ये बयान जारी किया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका गया था। साधु संतों को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया है, खासतौर पर अगर हम अयोध्या की बात करें, काशी और
मथुरा प्रयागराज की बात कर लें तो वहां के साधु संतों में काफी रोष नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें साधु संतों को आतंकवादियों से जोड़ने की बात जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है, उसका भारी विरोध उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जो है कहा है कि वो अपने बयान पर काबिज हैं। और अखिलेश यादव ने अपने अभी कुछ देर पहले ही दी गए बयान में उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने कहा है कि दलितों पिछड़ों की को लेकर जो आंदोलन चलाएं और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दलितों पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बयान जारी करके कहा है, साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के दोनों बयानों को लेकर हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं, रोष में हैं। उनका कहना है कि इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं देश को जोड़ने वाला नहीं, देश को तोड़ने वाला है, हिंदू मुस्लिम करने वाला है। कहीं ना कहीं इन तमाम बयानों को अगर देखें और समाजवादी पार्टी के स्टैंड को देखें तो किस तरीके से अखिलेश यादव या शिवपाल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को डिफेंड करेंगे, क्योंकि ये बड़ा बयान है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2024 से पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव होने हैं। तो ऐसे में ये बयान काफी जो है उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म करने वाले हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके का बयान देकर जो दूसरे समाज का वोट बैंक है उसको अपनी ओर खींचना चाहते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी रणनीति के साथ ये काम करने के लिए लगातार जो है इस तरीके के बयान जारी कर रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके के बयान जब सामने आते हैं तो राजनीति में एक खलबली तो मचती है, एक गलत संदेश, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में लोगों की जो हजारों करोड़ों हिंदू हैं उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है और इस पर राजनीति हो रही है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण निकलकर सामने आता है। हालांकि इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन कई ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं जो खुद को उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से अलग करते हैं। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव की अगर हम बात कर ले तो खुद वो माता पीताम्बरा का जो 108 यज्ञ चल रहा है डालीगंज में, वहां पर वो साधु संतों से मिलने जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म और हिंदू धर्म के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, साधु संतों को कटाक्ष करते हैं कि वो जो उनको सरकदम करने की बात करते हैं, उनको आतंकवाद से जोड़ने की बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है नीलेश, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष महासभा के हिंदू के। बहुत स्वागत महाराज जी आपका। और देखिए किस तरीके से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं जो कि बेहद ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं ना कहीं राजनीति में लोगों की भावनाओं, जो उनकी आस्था है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? उन्नति, देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से राजनीतिक लोग बार बार सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों को, सनातन धर्म के देवी देवताओं को टारगेट कर रहे हैं, संतों को टारगेट कर रहे हैं और जानबूझ करके नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। कहीं न कहीं राजनीति का गिरता हुआ असर है। आप जरा सोचिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपने क्षेत्र और राजनीति से संबंधित बातें करना चाहिए, उनको समाज के उत्थान की बातें सोचनी चाहिए, गरीब असहायों की बातें करनी चाहिए। तो ये रामचरितमानस की बातें करके वो गुमराह कर रहे हैं और समाज में वो मनस्विता पैदा कर रहे हैं। तो ये चूंकि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर एक सर्वोच्च न्यायालय से लड़ाई लड़ करके अब जब बन रहा है, तो एक है ना बालकांड में कि जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करहि तहम आदित्य सुबाहु डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो अनेक आकर के असुर विघ्न डालने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से त्रेता युग में ये तो थे असुर, लेकिन अब वो तो रूप बदल गया है। तो ये कलयुग के लोग हैं जो जानबूझ कर कि जब राम मंदिर बन रहा है तो नकारात्मक चीजें बोल करके ये कहीं न कहीं लोगों के मन में खटास डालने का काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं जानबूझ करके वह मनस्विता पैदा करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात उन्नति जी ये है कि आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और उनके जो सुप्रीमो हैं जो अखिलेश यादव जी हैं, कम से कम उनको ये चाहिए था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको कम से कम उनपे कुछ उनको रोके, लेकिन उन लोग में भी ऐसा लगता है कि मौन स्वीकृति दे करके जो है उनको जानबूझ करके बढ़ावा दिया। ये बड़ा दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, बेहद ही दुखद है कि कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर जो है अब गिरता जा रहा है और इसमें आस्था को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया स्वामी जी खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से आतंकवाद से अब तुलना की गई है, एक के बाद एक स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके के बयान दे रहे हैं
उन बयानों के आखिर क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि देखिए हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था उससे जुड़ी हुई है रामचरितमानस को लेकर जो उन्होंने बयान दिया। और उसके बाद उनका यह बयान आता है जब महंत इस पर नाराजगी जताते हैं, और नाराजगी जताते हुए वो ये कहते हैं कि सर कलम कर देना चाहिए ऐसे लोगों का। तो वो महंत की तुलना आतंकवाद से करते हैं कि क्या वो आतंकवादी नहीं हुए जिन्होंने ये बात की कि मेरा सर कलम कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने अपने बयान पर एक भी नजर नहीं डाली और ना ही उस बयान को लेकर वो शर्मिंदा हैं, बल्कि वो इस बयान पर अडिग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर भूपेंद्र चौधरी का पलटवार, जहां सनातन धर्म पर टिप्पणी करना हिंदुओं की आस्था का अपमान, उत्तर प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास। अखिलेश यादव अपना मत जनता के समक्ष स्पष्ट करें। अखिलेश की चुप्पी को स्वामी के बयान का समर्थन माना जाए। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा पलटवार सामने आया कि कहीं ना कहीं अपमान किया जा रहा है सनातन धर्म का। अखिलेश की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन इसे माना जाए? इसी का उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि आखिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं? सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।